गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस पढ़ाया कि डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है। और अपन ने देखा था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो डाइल्यूशन के साथ घटती है और जो आपकी इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस जो है डिसोसिएशन बढ़ता है, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, फिर अपन ने एक प्लॉट भी बनाया था कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था एक टर्म दैट इज ये m लगा दिया तो ये हो गई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस टर्म की अपन ने बात करी थी। इसी तरीके से इसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इस टर्म की अपन ने बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब जीरो कंसंट्रेशन कह सकते हो आप, जीरो कंसंट्रेशन पे ये डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि मैक्सिमम जिस पॉइंट तक डाइल्यूशन हो सकता है, जिसके बाद अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो फिर कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, किसी तरह का कोई नंबर ऑफ आयन नहीं बढ़ेगा या डिसोसिएशन हो चुका है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है। जितने आयंस बनने थे वो मैक्सिमम बन चुके हैं, मैक्सिमम कंडक्टेंस आ चुकी है। फिर डाइल्यूशन पे कोई फर्क, अगर आप और भी डाइल्यूट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उस ग्राफ में अपन ने देखा था कि जब अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया था तो वो जो ग्राफ था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ये नीचे यहाँ कंसंट्रेशन था और यहाँ कंडक्टेंस था। ठीक है, यहाँ था कंडक्टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो क्या होता है कि हम जो ये इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या आप कह सकते हो जीरो कंसंट्रेशन, इस तरह से लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकाल सकते हैं जीरो वैल्यू पे कि जीरो कंसंट्रेशन या इसी लाइन को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी वैल्यू क्या होगी। किसके लिए निकाल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या ग्राफ जहां तक पहुंच जाए, क्योंकि इधर की तरफ मैंने बताया था कंसंट्रेशन कम हो रही है और डाइल्यूशन इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है तो पहले तो प्लॉट इस तरह से कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती भी आएगी और फिर आप जो आगे की वैल्यू उसे ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉट करके जीरो कंसंट्रेशन पे भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आपने देखा होगा अपन ने जो ग्राफ बनाया था वो ऐसे, बाद में वो इस लाइन के पैरेलल हो गया था। पैरेलल होने के कारण ये वाली लाइन जो है ये कभी इससे ज्वाइन नहीं होती और हम इस ग्राफ के थ्रू उसकी जो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जीरो कंसंट्रेशन पे या आप कह सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके लिए ये मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही सिर्फ। वैसे तो देखो निकल रही है कि जैसे जैसे ये जो डाइल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी भाई डिसोसिएट होगा और उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इस ऐसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग की एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकाल रहे हो वैसे वीक की नहीं निकल पाती। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको अगर कंडक्टेंस निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए एक लॉ दिया गया है जिसे बोलते हैं कोलरात्स लॉ। ठीक है, देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, जब वो जो डिसोसिएशन है उस इलेक्ट्रोलाइट का वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, जितने आयंस में उसे टूटना है वो टूट चुका है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, each ion contribute a definite या each ion make a definite contribution
contribution to the molar conductance of electrolyte, to the molar conductance of electrolyte, ठीक है, irrespective of the other ion to which it is attached, तो ये देखो, ये जो लाइन है ये अपन को बता रही है कॉलार्ड्स लॉ के बारे में कि एट इनफाइनाइट डिसोसिएशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, जब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरीके से आयन में टूट चुका है, ईच आयन, उस इलेक्ट्रोलाइट का हर आयन मेक ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, एक अपना एक कंट्रीब्यूशन देगा खुद का टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट की उसके लिए, वो नहीं डिपेंड करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन टू विच इट इज अटैच, ठीक है, वो इस पे नहीं डिपेंड करेगी कि वो किस से जुड़ा हुआ है, या दूसरा आयन जिससे वो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर, दूसरे आयन के ऊपर उसका जो उस दूसरा आयन जिससे वो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा कि वो कितना कंट्रीब्यूशन दे, उसका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा चाहे वो किसी भी आयन से जुड़ा हुआ हो। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लूँ, एक लूँ KCl और एक लूँ KF, इसी तरीके से एक लूँ KNO3 या KCl और एक लूँ NaCl, और यहाँ पे लूँ KNO3 और यहाँ पे लूँ NaNO3, ठीक है। तो अब देखो KCl में जो K का कंट्रीब्यूशन होगा KCl की मोलर कंडक्टेंस में, वही कंट्रीब्यूशन K का रहेगा KNO3 में, सेम वैल्यू रहेगी पोटेशियम आयन के जो कंट्रीब्यूशन है मोलर कंडक्टेंस में वो सेम रहेगा, चाहे पोटेशियम आयन Cl से जुड़ा हुआ हो चाहे NO3 से जुड़ा हुआ हो, वो किसी दूसरा आयन उसकी जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है कंडक्टेंस में उसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से सोडियम चाहे NaCl से जुड़ा हुआ हो चाहे NaNO3 से जुड़ा हुआ हो, हर जगह जो सोडियम का कंट्रीब्यूशन है कंडक्टेंस में उस एज अ आयन वो सेम ही रहेगा, दूसरा आयन उसकी कंडक्टेंस को या उसके कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें अफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? बुक्स में इस चीज को कैसे समझाया हुआ है, बुक्स में इस चीज को डिफरेंस के थ्रू समझाया हुआ है। देखो जैसे मान लो ये अभी वाला ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये KCl है ये NaCl, ठीक है, और बुक्स में बताया गया है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, A। फिर आपको बताया गया KNO3 है NaNO3, और ये डिफरेंस किसका है, ये इनकी मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस है कि KCl मोलर मान लो या इक्विवेलेंट NaCl की जो मोलर कंडक्टेंस है उनका डिफरेंस क्या है, A, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ KNO3 माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaNO3 लूंगी तो भी डिफरेंस है A, ठीक है। तो इससे क्या, देखो इससे यही चीज समझ में आती है कि देखो जैसे मान लो मैं इसको खोल के लिखूं कि K अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो जब K अकेला अपना कंट्रीब्यूशन देगा तो आप इस तरीके से लिखोगे K प्लस, फिर जैसे मान लो Cl अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो ये Cl, तो ये KCl का पूरा कंट्रीब्यूशन हो गया आयनिक, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयन के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है उसे इससे लिखा जाता है, ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये है मोलर, ये है पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर आयनिक, अगर मोलर है तो ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस हो जाएगी, और अगर क्या कहते हैं इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस हो जाएगी। और ये सिर्फ आयनिक टर्म नहीं आता, सिर्फ मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखो इसमें से मैं इसको माइनस करूं, बुक्स में इसी के थ्रू समझाया है, NaCl की लिखूंगी तो दोनों आयंस का मुझे प्लस करना पड़ेगा और बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब मैं इसको खोलूं अगर माइनस को तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या K और Na का डिफरेंस जो कि क्या आ रहा है A, ओके। जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, देखो कि मैं यहाँ लिखूं K प्लस लैम्डा NO3 माइनस, ये तो हो गया इसका टोटल, माइनस लैम्डा Na प्लस लैम्डा NO3, ये हो गया इसका टोटल। अब मैं इसको खोलूं, माइनस क्या, ये इसका माइनस हो गया और ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाए। तो NO3 NO3 तभी कट रहा है जब एक नाइट्रेट आयन का कंट्रीब्यूशन सेम है, चाहे वो K के साथ जुड़ा हुआ हो चाहे इसके साथ जुड़ा हो। तो यहाँ पे भी तो K और Na का ही डिफरेंस बचा, और वो भी A ही आ रहा है, इसका मतलब वहां पे भी K की वही वैल्यू होगी और Na की वही वैल्यू होगी, तभी तो डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है। तो इस तरीके से बुक्स में समझाया हुआ है ये बात प्रूव करने के लिए कि हर आयन की आयनिक कंडक्टेंस जो लैम्डा अपन बता रहे हैं वो वैल्यू सेम ही रहती है, उसका कंट्रीब्यूशन सेम ही रहता है, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में हो। अगर पोटेशियम KCl में है, KNO3 में है या किसी और भी इलेक्ट्रोलाइट में है, तो पोटेशियम का जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हर आयन का अपना कंट्रीब्यूशन रहता है, इसलिए कभी भी अगर आपको आयंस, जैसे आप कह सकते हो कोलराज सॉल्ट से आपके क्या निकल के आया कि जैसे ये मोलर कंडक्टेंस है, अगर मैं KCl की मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहती हूँ तो वो सम होगी उसके कैटायन की आयनिक कंडक्टेंस और उसके एनायन की आयनिक कंडक्टेंस। अगर आप मोलर लेते हो तो ये मोलर हो गया, ये मोलर, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। तो आप ये भी कह सकते हो कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लो, जैसे CH3COH के लो, जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया CH3COO माइनस और ये हो गया H प्लस। उसके जो भी कैटायन और एनायन है उनकी आयनिक कंडक्टेंस का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, उसकी टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आयंस की आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है तो उनको टोटल कर दो, उनकी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। आप इससे ये मैंने एक एग्जांपल ही लिया है KCl का, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जस्ट एक एग्जांपल ये कि किस तरीके से आप अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो उसके आयंस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उनके आयंस की आयनिक कंडक्टेंस हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन के इक्वल क्या होता है, उसकी मोलर कंडक्टेंस होती है। तो ये भी आप कोलार्स लॉ में बता सकते हो। अब देखो, ये तो अपना जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। देखो, इसको अप्लाई करते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास CH3COONA सोडियम एसिटेट की आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता रखी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से HCl की भी बता रखी है, ठीक है, और NaCl की भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप लोगों को बता रखी है। तीनों कंपाउंड्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता रखी है, और जो पूछी है वो है एसिटिक एसिड की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो निकालो। ठीक है, अब देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोलराज लॉ काम आता है। आपसे पूछा है एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको आप इस तरीके से ऐड करो कि एसिटिक एसिड बन जाए। तो एसिटिक एसिड अगर बनाना है तो देखो एसीटेट तो चाहिए, तो एसीटेट चाहिए तो आप ये जो है ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ किसकी, सोडियम एसीटेट लेना पड़ेगा। लेकिन सोडियम नहीं चाहिए, क्या चाहिए सोडियम की जगह, HCl, तो दूसरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस HCl, दोनों को प्लस करोगे तो इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस NaCl की हटा दो, तो NaCl को हटा दोगे तो NaCl की है ना, तो ये NaCl की क्या हो जाएगी, ये हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सोडियम एसीटेट है इसमें क्या होगा, Na और जो Cl है उसकी तो रिमूव हो जाएगी, और बचा कौन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस H और एसीटेट जो है उसकी हो जाएगी। देखो, अगर अपन इसको खोल के लिखें,
अगर मैं बोलूं कि ये जो है ये किसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल रही है, ये निकल रही है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको खोल के लिखूंगी तो CH3CONA में, वैसे तो अगर आप वैल्यूज हैं तो वैल्यूज लिखोगे ना कि सोडियम एसिटेट की वैल्यू लिखो, HCl की वैल्यू लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की और माइनस कर दो NaCl की, तो एसिटिक एसिड की ही निकल के आएगी, ठीक है। अगर आयंस की वैल्यू दे रखी है, मान लो ये तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ यहाँ पे। अगर मान लो मैं इसको खोल के लिखूं, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी आ जाएगी, एसिटेट की आ जाएगी, फिर उसके बाद में किसकी आ जाएगी, Na+ की आ जाएगी, यहाँ पे किसकी आ जाएगी, H+ की आ जाएगी, और उसके बाद में किसकी आ जाएगी, Cl- की। यहाँ पे माइनस में पहले Na+ की आ जाएगी और फिर Cl- की आ जाएगी। तो आप ये देखो Na और Cl वाली कट हो जाएंगी, तो बचा क्या ओवरऑल, एसिटिक एसिड ही तो बचा। तो इस तरीके से एसिटिक एसिड ही बचेगा। तो इन वैल्यूज को जब आप प्लस करोगे इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यूज को, तो एसिटिक एसिड की आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कोलराज लॉ पे पूछे जाते हैं। 2-3 कंपाउंड दिए जाते हैं, आपको उनको इस तरीके से जोड़ना होता है कि उनकी जो आपसे कंपाउंड पूछा है उसकी इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप निकाल सको, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता अगर यहाँ पे मान लो ये जो एनायन है, एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है, मान लो एसिटेट आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है और कैटायन में H+ HCl की भी मान लो H+ की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है, ये A है ये B, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सीधा एसिटिक एसिड जो है इसकी निकाल लो। जो एसिटिक एसिड है इसकी क्या होती है, इसकी होगी एनायन की प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी, कैटायन की, और वैल्यू सीधी गिवन है तो तीन दोनों को प्लस कर दो तो डायरेक्ट निकल जाएगा अगर आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है। नहीं तो आप जो भी मोलर कंडक्टेंस उनकी दे रखी है उनको इस तरह से ऐड करो कि आपका जो फाइनल कंपाउंड है उस पर आप पहुंच जाओ। ओके, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो अपन, ये हो गया एसिटिक एसिड का। इसी तरह के एग्जांपल ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो जैसे आपको दे रखा है BaCl2 की मान लो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी, ठीक है। एक आपको दे रखा है HCl और एक गिवन है NaCl। इन तीनों की आपको इक्विवेलेंट, एक NaOH, ठीक है, ये NaOH, तो इन तीनों की आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा है BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड की आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू निकालो। ओके, ये HCl की जगह पर ले लेते हैं NaCl, तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड को निकालना है आपको इन तीनों से, तो आप किस तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो। BaCl2 की वैल्यू को तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि हमें बेरियम को लेना है, ठीक है, और हमें एक चाहिए हाइड्रोक्साइड, तो NaOH को भी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी, BaCl2 की, इसमें ऐड किसकी करनी है, NaOH की, ठीक है। उसके बाद में हमें NaCl को हटा देते हैं क्योंकि Cl और Na अपन को वैसे ही नहीं चाहिए, तो ये NaCl की हट जाएगी, तो बेरियम और हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखो हाइड्रोक्साइड के नीचे 2 है स्टाइकियोमेट्री, तो वो NaOH जो है वो हमें 2 लेना पड़ेगा ताकि वहां से 2 OH आए, ठीक है। और NaCl भी 2 हटा देते हैं क्योंकि ये देखो यहाँ से 2 Na और 2 Cl, तो 2 NaCl हट जाएंगे। इस तरीके से अब आप ये जो निकलेगा ये किसका निकलेगा, ये BaOH2 का ही सॉल्व होके निकलेगा। बस इनकी वैल्यूज लो, यहाँ इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू रखो, मान लो वो A है, प्लस इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 2 से मल्टीप्लाई करो B माइनस 2C, और ये आ जाएगा किसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, BaOH2 की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं बुक में, आप सॉल्व करके देखो। तो ये अपना कोलराज लॉ पूरा हो गया है। इसकी कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर, जो कि अपन पहले आगे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में मैं आपको बताऊंगी। ओके।